हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है विकलांग और अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। इस टॉपिक से संबंधित 10 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। आप लोग इनके आंसर्स मेरे आंसर से पहले लगाइए और मैच कीजिए कि कितने आंसर्स आपके सही होते हैं। बाकी इस टॉपिक के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपके सामने व्याख्या करके बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर उसका आंसर ये क्यों है। तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि जब शिक्षक कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधि में नेत्रहीन शिक्षार्थी को भी शामिल करता है तो वह। इन चारों में से आपको बताइए कि जब कोई टीचर है, जब बहुत सारे लोगों के या बहुत सारे बच्चों के एक समूह में या कोई एक्टिविटी हो रही है, उसमें एक अंधे यानी कि नेत्रहीन शिक्षार्थी को भी शामिल करता है तो वह नेत्रहीन शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है, या फिर वह नेत्रहीन शिक्षार्थी का तनाव बढ़ा रहा है, वह क्लास में अधिगम के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, या फिर वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। तो बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि बाकी के 3 टीचर के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। समावेशी कक्षा क्या होती है? जिसमें सभी शिक्षार्थियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। तो अधिगम अक्षमता या कठिनाइयों के आधार पर शिक्षार्थियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है। शिक्षक द्वारा कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधि में नेत्रहीन शिक्षार्थी को सम्मिलित करना समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार काम करना दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अभी देखेंगे कि कक्षा में पोलियो से 3 बच्चे प्रभावित हैं। तो खेल के कालांश में उन्हें, यानी कि जब गेम का पीरियड आता है तो उन्हें कोने में बैठाया जाना चाहिए ताकि ये बच्चे खेल का आनंद ले सकें। अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल इंडोर गेम्स में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, या फिर क्लास के सभी छात्रों के साथ खेलने के लिए विवश किया जाना चाहिए। तो जब पोलियो से प्रभावित हैं बच्चे तो उनके विकलांग होंगे, ऑब्वियसली वो विकलांग होंगे। तो खेल के पीरियड में उनके साथ इनमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 देखिए कि अन्य बच्चों के साथ जो भी खेल है उसमें भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकलांग छात्रों को अन्य बच्चों के साथ भाग लेने में या भाग लेने के लिए उनके जो टीचर हैं और उनके जो दोस्त हैं उनके द्वारा प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर कोई टीचर या किसी टीचर के पास कुछ खाली समय हो तो उसे उस शिक्षार्थियों के साथ खेलकूद में भाग लेना चाहिए। इससे शिक्षक और छात्र के बीच में एक सकारात्मक संबंध भी स्थापित होता है, और साथ ही साथ में जो विकलांग बच्चे हैं उनको एक प्रोत्साहन भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है अप्रेक्सिया, अफेजिया, डिस्फोनिया या फिर शब्द फोबिया। बोलने को प्रभावित करने वाला कौन सा जो गतिक विकार है उसका नाम क्या है? तो वो है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया एक जो विकार है जो बोलने को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वलीनता में शामिल है चाक्षुष विकलांगता, अति सक्रियता, धीमा शारीरिक विकास या संबंध जोड़ने की निर्योग्यता। तो स्वलीनता एक विकास है जिसका संबंध अपने ब्रेन के विकास से होता है। स्वलीनता जो है वो एक विकास है और इसका संबंध किससे होता है? अपने ब्रेन के विकास से। तो स्वलीनता में छात्र समाज में शाब्दिक या फिर अशाब्दिक संप्रेषण में कठिनाई का सामना करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि संबंध जोड़ने की निर्योग्यता इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि जो स्वलीनता में क्या होता है, स्वलीनता में छात्र समाज में जो शाब्दिक या फिर अशाब्दिक जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें वह कठिनाई का सामना करता है। कहने का मतलब है कि संबंध नहीं जोड़ पाता है, उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है। तो संबंध जोड़ने की निर्योग्यता होती है स्वलीनता में शामिल। 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 में प्रयोग किए गए विकलांग शब्दावली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? स्वलीनता, ठीक हो चुकी टीबी, मानसिक पिछड़ापन या भाषा संबंधी विकलांगता। तो जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 है उसके अंतर्गत विकलांगता शब्दावली में अंधापन, कम दिखाई देना, ठीक हो चुका कुष्ठ रोग, श्रवण बाधित या फिर चलने फिरने में असक्षम, मानसिक पिछड़ापन, मानसिक बीमारी, ये सभी शामिल हैं। लेकिन इसमें भाषा संबंधी अयोग्यताएं शामिल नहीं हैं। यानी कि जिनको अच्छे से भाषा नहीं आती है, भाषा संबंधी जो अयोग्य बोले जाते हैं,
वो लोग विकलांगता में शामिल नहीं होते हैं। बाकी कौन से शामिल होते हैं, जैसे कि कम दिखाई देना, अंधापन, या फिर कुष्ठ रोग भले ही ठीक हो चुका हो फिर भी, या फिर सुनने में जिन्हें प्रॉब्लम है, चलने फिरने में असक्षम है, मानसिक पिछड़ापन है, या फिर मानसिक बीमारी है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के द्वारा, या विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ ही विविध शिक्षण रणनीतियों को अपनाकर शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कक्षा का प्रत्येक छात्र लाभान्वित हो सके। जैसे उदाहरण के लिए श्रव्य व दृश्य, या फिर पिक्चर नुमा ग्राफ, या फिर परिचर्चा, इस तरीके के जो तरीके हैं ये समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्लेक्सिया किससे जुड़ा है? पढ़ने में असमर्थता या फिर विकार, व्यवहार विकार, मानसिक विकार, या गणितीय असमर्थता। डिस्लेक्सिया जो है विकार, वो इन चारों में से किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया है वो एक अधिगम विकार है, यानी कि सीखने का लर्निंग विकार है, जो कि पढ़ने की कुशलता से जुड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित छात्र बहुत ही संकोची होते हैं और काफ़ी कठिनाई से पढ़ पाते हैं। इस विकार की वजह से विद्यार्थी अपने पढ़े गए पाठ को भी समझने में असमर्थ होते हैं। 7 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्चा जो इन चारों में से कोई एक बीमारी का नाम है उससे ग्रस्त है और वह SAW को WAS न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, तो वह इन चारों में से किस बीमारी से या किस विकार से ग्रस्त है? तो वो है डिस्लेक्सिया। क्यों? डिस्लेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में जो असमर्थ बच्चे हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ने में ही तो प्रॉब्लम आएगी। तो जो डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित छात्र हैं उनको एक जैसे लगने वाले शब्द या अक्षर पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डी, यानी कि जो उल्टी डी होती है ना, जो स्मॉल डी और स्मॉल बी, तो वो दोनों उनको एक से ही लगते हैं, या फिर 9 और 6, उन दोनों में भी वो अंतर करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है अभी, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः इन चारों में से क्या होता है? यहाँ पर बात आ रही है फिजिकली रूप से अक्षम बच्चों को, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, या फिर डिस्लेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया तो पढ़ने में असमर्थ है उनके लिए होता है। इन तीनों में से आपका आंसर होगा तो वो है डिस्ग्राफिया। विकलांगता की जो क्षति होती है वो गंभीर शारीरिक हानि से संबंधित होती है, जो कि एक बच्चे के शैक्षिक विकास और सीखने को भी प्रभावित करती है। तो डिस्ग्राफिया एक सीखने संबंधी विकार है जिससे पीड़ित बच्चे लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को डिस्ग्राफिया होता है। 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, या फिर डिस्फेजिया। जो गतिक कौशल हैं वो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? वो है डिस्प्रैक्सिया। ये डिस्प्रैक्सिया जो रोग होता है इसमें एक बच्चे की शारीरिक क्रियाओं जैसे कि कूदना या फिर वस्तु को पकड़ने की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब है जो गतिक कौशल हैं उनमें निर्योग्यता आती है, तो वो आती है डिस्प्रैक्सिया की वजह से। 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ से आप कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए, जैसे कि अगर आपके मूवमेंट वाली चीज़ें हैं, कूदना भागना, उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्प्रैक्सिया। अगर शारीरिक रूप से जैसे कि लिखने में प्रॉब्लम है तो हो गया डिस्ग्राफिया। ऐसा ही पढ़ने में जो असमर्थ बच्चे हैं, पढ़ने वालों को प्रॉब्लम होती है, उसमें होता है डिस्लेक्सिया। ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगला जो टॉपिक है इसके बाद वो है प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और विशिष्ट बालकों की पहचान। इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। धन्यवाद दोस्तों।